लेटर लगेगा आपका? आईडी कार्ड है मेरा। मगर थर्ड पार्टी के लिए होता है, अथॉरिटी लेटर थर्ड पार्टी के लिए होता है। नहीं, अथॉरिटी लेटर और आईडी दोनों लगता है, उन्होंने क्लियर बोला हमको। मैंने पहले ही बोला तो उन्होंने बोला कि हाँ अथॉरिटी लेटर के साथ आएंगे जो आएंगे। अथॉरिटी लेटर थर्ड पार्टी के लिए होता है। वी आर फ्रॉम एक्सियो, डायरेक्ट एक्सियो, वो थर्ड पार्टी के लिए होता है। अथॉरिटी लेटर कोई एजेंसी से आता है उसके लिए होता है। नहीं। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पर। रिकवरी एजेंट्स को लेकर और लोन रिकवरी को लेकर 1 नवंबर 2025 से क्या अपडेट है जो आप सभी लोगों को पता होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को आप लोग एंड तक वॉच करेंगे। अगर आपने लोन को डिफ़ॉल्ट कर दिया है तो आरबीआई की तरफ से क्या रूल्स हैं, किस तरीके से आपका अगर लोन डिफ़ॉल्ट होता है तो बैंक रिकवर कर सकती है, एनबीएफसी ऐप्स रिकवर कर सकती है, और वो कौन कौन सी कंडीशंस है जिसमें बैंक आपको समय दे सकती है या फिर आपके लोन अमाउंट की जो ईएमआईज है उसको कम कर सकती है। सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना वक्त गवाए। अगर आप लोन को डिफ़ॉल्ट करते हैं तो काफ़ी जगह आपको सुनने के लिए और देखने के लिए मिलता है कि आप बैंक को एक प्रायर ईमेल देते हैं और बैंक से कुछ टाइम के रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका लोन डिफ़ॉल्ट होने वाला है और आपको बैंक से कुछ समय चाहिए। इसी के साथ हम लोग यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ कि आखिर ये सब चीज़ें होती कैसे हैं और आखिर ये प्रोसेस कैसे काम करता है। तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसमें कि मैं आपको बता दूं, अगर आपके साथ कोई इमरजेंसी है या फिर आपके साथ कोई बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस है जिसके सारे आपके पास ऑन रिकॉर्ड्स हैं, तो फिर ऐसी कंडीशंस में आपको क्या करना होगा। वो फाइनेंशियल क्राइसिस अगर आपके पास चल रहा है तो आपके बैंक अकाउंट्स के स्टेटमेंट की डिटेल्स चाहिए लास्ट 3 मंथ्स की, जिसमें ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। जो आपके डेली खर्च है उनसे ज़्यादा पैसा नहीं होना चाहिए आपके बैंक अकाउंट्स में। दूसरी चीज़ होती है आपकी मेडिकल सिचुएशन। अगर अचानक से कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आ गई या फिर सिचुएशन आ गई जिसमें आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं या फिर आपके फैमिली में कोई क्लोज है आपके और उनके ऊपर अगर आप पैसे खर्च कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो आरबीआई के गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग बैंक आपको 3 चीज़ें ऑफ़र कर सकती है। सबसे पहला हम लोग बात करते हैं मोराटोरियम के बारे में। काफ़ी लोग बोलते हैं कि नहीं, अनसिक्योर लोन में मोराटोरियम नहीं दिया जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू आरबीआई अगर कुछ मेडिकल इमरजेंसी है या फिर बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस है तो मोराटोरियम पीरियड दिया जा सकता है। बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, लेकिन आरबीआई ने ये नियम बना रखा है। पहले कोरोना के समय में तो ऑलरेडी सबको दिया ही गया था, उसके बाद भी ये नियम लागू है और 2025 में भी है। काफ़ी बैंक्स आपको मोराटोरियम प्रोवाइड करती भी है और काफ़ी बैंक्स नहीं भी प्रोवाइड करती है। इसमें क्या होता है कि आपका जो ईएमआईज़ है, अभी आप इस महीने से मान लेते हैं 4 महीने या 5 महीने पेमेंट नहीं कर सकते, तो वो 4 से 5 महीने के लिए स्टॉप कर देते हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि नहीं, हमें 3 साल 4 साल का मोराटोरियम चाहिए या फिर 1 साल का मोराटोरियम चाहिए, तो इतना लंबा चौड़ा बैंक वाले मोराटोरियम नहीं प्रोवाइड करते हैं। मैक्सिमम 4 से 5 महीने और किसी किसी कंडीशंस में 6 महीने तक का मोराटोरियम प्रोवाइड करते हैं। यानी उस समय में आपको ईएमआई का पेमेंट नहीं करना होता और फिर उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा केस क्या होता है, दूसरे केस में आपकी जो ईएमआई की अमाउंट है वो कम कर दी जाती है, जिसे हम बोलते हैं लोन रीस्ट्रक्चर कर लेना। अगर आपकी लोन की ईएमआई 10,000 रुपये की है तो फिर आप उसे 6,000 या 5,000 का कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आपका जो लोन का पीरियड है यानी ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि लोन की ईएमआई अमाउंट कम हो गई तो ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट रेट सेम लगेगा, इंटरेस्ट रेट वो लोग बढ़ा नहीं सकते हैं। अगर आपको लोन की ड्यूरेशन बढ़ानी है तो इसमें भी मिनिमम 6 ईएमआई का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 6 महीने की ईएमआई आपने दे रखी है, उसके बाद अगर आप चाहेंगे कि लोन का ड्यूरेशन बढ़ाएं तो पॉसिबल है, लेकिन अगर आपने 1 या 2 ईएमआई ही पेमेंट की है उसके बाद ऐसा पॉसिबल नहीं है कि लोन का ड्यूरेशन बढ़े और आपकी ईएमआई का अमाउंट कम हो जाए। और हम लोग थर्ड चीज़ बोलते हैं वो है सीधे आपने लोन को डिफ़ॉल्ट कर दिया। और लोन डिफ़ॉल्टर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा गाइडलाइंस बना रखी है आरबीआई ने, लेकिन उनमें से मैक्सिमम गाइडलाइंस रिकवरी के टाइम फॉलो नहीं की जाती है, जिसमें कि आपको कैसे कैसे इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके आप बैंक को भी
अशांत कर सकते हैं और बैंक आपको परेशान कम से कम करेगी। अगर कोई कॉल करके आपको ज़्यादा हरास करता है, आपको ज़्यादा परेशान करता है, देखिए बैंक से अगर कॉल आते हैं तो आपके पास पूरा अधिकार है ये जानने का कि किस व्यक्ति ने आपको कॉल किया है, क्योंकि जो भी कॉल करता है उसके पास आपकी पूरी डिटेल्स होती है, आपका नाम, कार्ड, लास्ट नंबर, फ़ोन नंबर और आपके फादर का नाम, एड्रेस वगैरह सारी डिटेल्स उनके पास प्रोवाइडेड होती है। लेकिन आपके पास ऐसी कोई भी डिटेल नहीं होती कि सामने मैं जिस व्यक्ति से बात कर रहा हूँ वो आखिर है कौन और बैंक में सच में है या फिर थर्ड पार्टी एजेंसी से कॉल कर रहा है। अगर थर्ड पार्टी एजेंसी से कॉल कर रहा है तो किस एजेंसी से कॉल कर रहा है, ये जानने का अधिकार ग्राहक को दिया गया है। लेकिन बहुत सारी रिकवरी एजेंसी या बहुत सारे बैंक ये अपनी डिटेल्स शेयर नहीं करते हैं। अगर आपको कभी भी कम्युनिकेट करना है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, पहले वेरीफाई करना है कि आखिर जिस बंदे से आप बात कर रहे हैं वो बैंक का है या फिर बैंक के बिहाफ में बात कर रहा है। अगर बैंक का है तो आप उनसे उनका नाम और एम्प्लॉय कोड पूछ सकते हैं, और अगर बैंक के बिहाफ में बात कर रहा है तो फिर ऐसे में आप उनकी रिकवरी एजेंसी का नाम और उसका नाम पूछ सकते हैं, और वो रिकवरी एजेंसी किस लोकेशन पे है वो आपको कंफर्म सामने वाला करेगा। तभी आपको आगे अपने आप को वेरीफाई करना है, अदरवाइज़ आप कॉल को डिक्लाइन कर सकते हैं अगर कॉल्स पे काफ़ी ज़्यादा आपको प्रेशराइज़ किया जा रहा है बैंकों के द्वारा तब। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं रिकवरी को लेकर, रिकवरी एजेंट्स के विजिट को लेकर, जिसमें कि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है, तो साफ साफ नियम बना है कि अगर कभी भी रिकवरी होनी है, खास करके अनसिक्योर्ड लोन की, तो ऐसी कंडीशन में प्रॉपर आपको आईडी कार्ड, ऑथोराइजेशन लेटर की कॉपी ग्राहक को पहले ही मिलनी चाहिए, या फिर जो रिकवरी एजेंट आता है उसको वो कॉपी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ग्राहक को कि देखिए हमें ऑथोराइज़ किया गया है तभी हम आपके प्लेस पे विजिट कर रहे हैं। अब देखिए उनको ऑथोराइज़ कभी भी रिकवरी करने के लिए नहीं किया जाता है, उनको ऑथोराइज़ किया जाता है जाके बंदे को रिमाइंडर देने के लिए कि जो व्यक्ति है उसको जाकर आप रिमाइंडर दे दें, आप मैसेज दे दें, बैंक से वो आया है आपको मैसेज देने के लिए, और उसका कोई अदर काम नहीं होता। लेकिन आजकल के टाइम में ये सारी चीज़ें बहुत कम ही फॉलोज़ होती हैं, और आपको भी देखने के लिए मिलता होगा कि रिकवरी वाले रिकवरी कम करते हैं और बहस ज़्यादा करते हैं। ऐसी कंडीशंस में जब भी आप रिकवरी वालों से मिलने जाएं तो अपने फ़ोन के कैमरा को हमेशा स्टार्ट रखें, क्योंकि वो कैमरा के सामने कुछ भी गलत नहीं बोलेंगे और ना ही आपसे ज़्यादा बदसलूकी कर पाएंगे, क्योंकि उनको पता है कैमरा ऑन है, सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है। अगर वो थोड़ी भी गलती करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, तो फिर उनको आगे इसका भुगतान करना पड़ सकता है। तो ऐसी वजह से मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि जब भी आप उनसे बात करने जाएं तो अपनी सेफ्टी के लिए और सिक्योरिटी के लिए आप कैमरा को हमेशा ऑन रखें, जिससे कि सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर दबाव किसी भी तरीके से अगर बनाना चाहेगा भी तो नहीं बना पाएगा। और अगर आपको जवाब देना है, वो सामने से आपसे सवाल पूछता है, तो आप सीधे बोल सकते हैं कि आप डायरेक्ट बैंक से कम्युनिकेट करेंगे, बैंक को ईमेल करेंगे, बैंक को लेटर भेजेंगे, लेकिन आप रिकवरी के एजेंट्स के द्वारा जिसने भी अपॉइंट किया है बैंक ने, उनको अभी कुछ खास इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। बस इतना बोल सकते हैं पेमेंट अभी और ज़्यादा डिले होने वाला है। अगर बैंक थोड़ा बहुत अगर आगे आपको एक्शन लेना चाह रही है तो उसके लिए आपने बैंक को फ्री छोड़ रखा है, ऐसा आपको सीधे सीधे रिकवरी जो भी एजेंट आता है उसको आप डायरेक्ट बोल सकते हैं। कुछ रिकवरी एजेंट्स क्या करते हैं, घर आके बैठ गए। कुछ रिकवरी एजेंट्स क्या करेंगे, आस पड़ोस में जाके बातें कर रहे हैं। और कुछ रिकवरी एजेंट्स तो और ज़्यादा परेशान करने के लिए बार बार आपको कॉल करते हैं, धमकी देते हैं, डराते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे में जितने भी कॉल्स आपके पास होने चाहिए वो सारे रिकॉर्डेड होने चाहिए, विद प्रूफ होने चाहिए। अगर पहली विजिट अगर आपके पास होती है, पहला विजिट का आप कंप्लेंट डायरेक्ट अगर करते हैं बैंक में, तो नेक्स्ट विजिट 100% नहीं होगी। आपको ध्यान देना है, जब भी पहली बार आपके पास विजिट होती है आप उसके नेक्स्ट डे ही उसकी कंप्लेंट फाइल कर दें कि जो भी विजिट के लिए आया था वो अनऑथराइज लग रहा था, कोई रिकवरी उसके पास कुछ नहीं था, ना ही DRA लाइसेंस दिखाया, ना ही उसने ID कार्ड दी। तो ऐसे अनऑथराइज अगर रिकवरी होगी तो ऐसे में आप उनका बैंक का पेमेंट या NBFC का पेमेंट देने से बिल्कुल ही नहीं कतरा, बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि जब बैंक ही सामने से आपको इस तरीके से थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसीज़ को हायर करके बिना ID कार्ड DRA लाइसेंस के घर भेज रहा है तो वो कैसे लोन रिकवर करेगा।
तो आप अपना अनसिक्योर्ड लोन नहीं देंगे, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन के केस में क्या है कि मैक्सिमम बैंक्स तो कुछ भी नहीं करती, उनके हाथ दोनों बंधे होते हैं। कुछ बैंक्स होती है जो सेक्शन 25, सेक्शन 316, 318 के अंडर में कभी कभी केस फाइल कर देती है। पूना वाला नाम है और रिंग किश्त एप्लीकेशन है और कोटक महिंद्रा बैंक है जो सबसे ज़्यादा इन चीज़ों के लिए फेमस है। इसके अलावा मैक्सिमम बैंक और NBFCs कुछ नहीं करती, खास करके जो ऑनलाइन लोन ऐप्स हैं वो तो और भी एक्शन नहीं लेती हैं। तो आप उनके लिए बिल्कुल ही निश्चिंत हो और अपना जो लोन है वो डिफ़ॉल्ट अगर चल रहा है तो डिफ़ॉल्ट न रखे हुए, उसमें कोई भी आपको ये नहीं करना है कि नहीं आपको ज़बरदस्ती और लोन लेके आप पेमेंट कर रहे हैं। अगर क्यों आप और लोन लेके पेमेंट करेंगे तो आपका फिर अमाउंट और बढ़ेगा और फ्यूचर में इतना अमाउंट हो जाएगा कि आप पेमेंट भी नहीं कर पाएंगे। अब अकॉर्डिंग टू RBI, मैंने जैसा कि आपको बताया, मैं अब शॉर्ट कट में बता रहा हूँ, फिर से आप लोग ध्यान से सुनेंगे। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आता है तो उसका ID कार्ड और DRA लाइसेंस लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में उसके पास ऑथराइजेशन लेटर भी होना चाहिए। सबसे पहला मेन पॉइंट तो मैंने आपको ये बताया। सेकेंड, अगर ऑन कॉल पे आप बात करते हैं तो कॉल के समय आपको कॉल को रिकॉर्ड रखना है और पूरी डिटेल्स मांगनी है जो भी आप पे कॉल से बात करेगा। थर्ड नंबर का पॉइंट मैं आपको ये और बताना चाहता हूँ कि अगर इन केस में अगर कोई बैंक से नोटिसेस वगैरह आता है ईमेल के ज़रिए और आप उसका रिप्लाई भी ईमेल से करते हैं तो वो बिल्कुल ही वैलिड होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने बैंक का से ईमेल आया है और आपने उसका रिप्लाई ईमेल से किया तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा, बिल्कुल वैलिड माना जाता है। आज के टाइम में RBI ने इसको पूरी तरीके से ऑथोराइज़ कर दिया है कि कुछ भी अगर आप उनको ईमेल करते हैं और बैंक के पास वो पहुंचता है तो उससे पूरी तरीके से वैलिड माना जाएगा। और बाकी टाइम लेने के लिए मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि मोरेटोरियम का पीरियड मिलता है, लोन रिस्ट्रक्चर होता है, लोन डिफ़ॉल्ट होता है। हर तरीके से आप बैंक से कोशिश कर सकते हैं। काफ़ी बैंक्स टाइम प्रोवाइड कर देती है, काफ़ी बैंक्स नहीं करती है। वो डिपेंड करता है कि आपका लोन कितना पुराना है, आपका बैंक के साथ रिलेशन कितना पुराना है, और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स जो है वो डिपेंड करते हैं कि बैंक की रिकवरी टीम कैसी है। इसी के साथ ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो मैं वीडियो को यहाँ एंड करके एक और वीडियो आपको डिटेल में ज़रूर से ज़रूर बनाऊँगा। चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर देंगे और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।